ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन से हम कैसे पता लगाएंगे अननोन क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, और करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे किसी डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, ये हमने अभी तक किया है। और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या थी? एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इससे हमें डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं इक्वेशन ये पता चलता है, बट वो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि नहीं वो पता नहीं चलता है। एब्सोल्यूट करेक्टनेस मींस कि जो उसमें कांस्टेंट्स मल्टीप्लाइड हैं इक्वेशन में वो सही है या नहीं, इनके बारे में पता नहीं चलता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी और एक एप्लीकेशन है, उसको भी फिनिश कर लेते हैं। और एक एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का कन्वर्जन किया जा सकता है डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से। ऐसे डायरेक्टली भी यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे पहले भी किया होगा कि किलोमीटर को मीटर बनाना और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, या इस तरह के और भी किए होंगे, बट वो सिंपल केसेस में हो जाता है। बट अगर कुछ अलग ही यूनिट्स दिए हो जो तुमने पहले कभी ना सुने हो, तो उनको भी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी को सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे किया जाए डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो ये जो एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला, ये डिपेंडेंट है इस बात पर कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। n into u is always constant. So here what is the meaning of n, what is the meaning of u? n का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट, और u का मतलब है यूनिट ऑफ दैट कांस्टेंट। ठीक है, n मींस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, and u is its unit in a given system of units। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, इसके बारे में फिर से आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब बस ऐसे समझ लो कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एक होता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक होता है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और एक SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इनके बारे में डिटेल में बात आगे करेंगे, अभी बस इतना समझ लें कि CGS में लेंथ के लिए यूज करते हैं यूनिट्स सेंटीमीटर, और मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, ये जो S है ये सेकंड है, टाइम का यूनिट है। समझ आया? उसी तरह MKS में डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। ठीक, SI के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी बस इतना समझ लो कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हम किसी क्वांटिटी की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल है। सपोज तुम्हारे पास 1 बकेट वाटर है, 1 बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 बकेट जो है वो क्या है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। 1 बकेट वाटर कितना है, 1 बकेट वाटर। सपोज वाटर है तुम्हारे पास 1 बकेट, तो इसमें वन क्या चीज है, वन है वन है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और यूनिट क्या हमने यूज किया है, यूनिट यूज किया है बकेट, एक बकेट से हमने मेजरमेंट किया है, तो इसलिए यूनिट हो गया बकेट। ठीक है, बकेट क्या है, बकेट यूनिट है। तो अगर हम यूनिट चेंज कर दें, बकेट से वाटर का मेजरमेंट करने की बजाय अगर हम मग से करना शुरू करते हैं, सपोज हमने बकेट में जो पानी था उसको बकेट को मग से मेजर करना शुरू किया, तो मान लो कि आया 1 बकेट ऑफ वाटर व्हेन मेजर्ड विद ए मग। सपोज ये आ गया 12 मग्स आ गया। तो यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ वाटर उतना ही रहा, 1 बकेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 12 मग्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यूनिट चेंज कर दिया। यहाँ पे बड़ा यूनिट था बकेट,
जो कि एक बिगर यूनिट था, बिगर यूनिट, और मग क्या है, कंपैरेटिवली स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट। तो यहाँ पर देखो, जब हमने यूनिट का साइज छोटा कर दिया, मग्स ऑफ वाटर इज स्मॉलर यूनिट देन बकेट ऑफ वाटर दैट इज अ बिगर यूनिट। सो सी द न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 12 है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर n और u में से अगर मान लो पहले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में ये था n1u1 और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हो गया n2u2, बिकॉज n इंटू u मस्ट बी ए कांस्टेंट। तो n की वैल्यू चेंज हो सकती है, u की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो अगर u छोटा हो जाएगा तो n बड़ा हो जाएगा, और अगर u बड़ा हो गया तो n छोटा हो जाएगा। अब सपोज यही 12 मग्स ऑफ वाटर था, इसको हम और भी छोटे यूनिट से मेजर करें, सपोज कप से मेजर किया, चाय वाले कप से मेजरमेंट शुरू किया, तो 1 बकेट ऑफ वाटर मान लो कि आया 100 कप्स, 100 कप्स ऑफ वाटर। अब देखो क्या हुआ, यूनिट और भी छोटा हो गया। अब हमने यूनिट ले लिया कप्स ऑफ वाटर और छोटा ले लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो और बड़ा हो गया, ठीक है, ये n हो गया और ये u हो गया। तो पहले n था 1 और यूनिट बड़ा था बकेट ऑफ वाटर, फिर हमने यूनिट छोटा ले लिया मग्स ऑफ वाटर, तो हो गया 12, न्यूमेरिकल वैल्यू 12 हो गई। हमने और छोटा कर दिया यूनिट को, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 100, या और बड़ी हो गई, बिकॉज n इंटू यू मस्ट बी कांस्टेंट। और एग्जांपल भी देख सकते हैं, और एग्जांपल देखो, सपोज अब हमने ले लिया अपना जाना पहचाना एग्जांपल, सपोज 1 मीटर ले लिया, डिस्टेंस 1 मीटर। तो 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखो अभी बताते हैं, यहाँ पर हमने लिखा, मान लो 1 मीटर, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर इज स्मॉलर यूनिट देन मीटर, तो कितनी हो जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और छोटा यूनिट ले लिया, मान लो हमने ले लिया मिलीमीटर, तो कितनी वैल्यू हो जाती है 1000, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यूनिट को छोटा करते जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जाएगी। यहाँ यूनिट मिलीमीटर से बड़ा है सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 100, और यहाँ पर यूनिट और भी बड़ा है, मीटर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, ठीक है। तो जैसे जैसे यूनिट छोटा करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बिकॉज n इंटू यू मस्ट बी कांस्टेंट। तो इसी बात पर बेस्ड है ये वाला एप्लीकेशन। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में अब और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो एक इजी एग्जांपल पहले ले लेते हैं। सपोज हमने लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट्स में होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ g in meter per second square is 9.8 meter per second square. Now the question is to convert this value in some other unit, some other unit हम ले लेते हैं, क्या यूनिट ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया किलोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक। तो g की वैल्यू अभी हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली जब यूनिट चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम पता लगा लें, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो हमें पता चल जाएगा नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो ऐसे तो इजी है, सिंपली मीटर की जगह किलोमीटर लिख देंगे। देखो शॉर्टकट मेथड भी बता देते हैं, 9.8 और मीटर की जगह किलोमीटर लाना है। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9.8 इंटू 1 मीटर इंटू 1 पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। 1 हमने मान लिया बिकॉज 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हमने मीटर को किलोमीटर बनाना था, तो 1 मीटर जहाँ लिखा हुआ है वहां पर किलोमीटर में वैल्यू लिख देंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10⁻³ किलोमीटर इंटू 1/s²। ठीक, तो क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई। ये शॉर्टकट था, बट ये शॉर्टकट सब जगह काम नहीं आएगा। कहाँ कहाँ काम नहीं आएगा ये भी तुम अभी आने वाले एग्जांपल्स में देखोगे। तो हम शॉर्टकट की बजाय जो प्रॉपर मेथड है उसको सीख लेते हैं, तो वो सभी जगह फिट हो जाएगा। तो प्रॉपर मेथड इस काम को करने का क्या है उसको समझते हैं। ये हमने ऐसे ही जस्ट इजी एग्जांपल ले लिया बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। तो इसका जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है? प्रॉपर मेथड ये है कि since n into u is a constant, it means that n1 u1 must be equal to n2 u2। ठीक है, इस बात का मतलब समझ में आया? पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट है u1, न्यूमेरिकल वैल्यू है n1। जब सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया u2, तब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई n2। ठीक है, नाउ वी विल राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड्स। तो n1 u1 जो सिस्टम ऑफ यूनिट था उसमें सपोज डायमेंशंस थे m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c। ठीक है, और इस तरह राइट साइड में सिस्टम ऑफ यूनिट था u2। इसमें सपोज मास के लिए यूनिट था m2 और डायमेंशन था a, लेंथ के लिए यूनिट था l2, डायमेंशन था b, और टाइम के लिए यूनिट था t2 और डायमेंशन था c। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बात है कि सिस्टम ऑफ यूनिट बदल देने से डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज क्वांटिटी तो वही थी। जैसे इस एग्जांपल में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है l(t⁻²), यानी कि इसमें लेंथ की पावर 1 होगी और टाइम की पावर -2 होगी। चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट में तुम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, या डिस्टेंस का कोई दूसरा यूनिट और टाइम का कोई दूसरा यूनिट ले लो, बट डायमेंशन कभी चेंज नहीं होते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो m का पावर है a, राइट साइड में भी m का पावर a ही रहेगा, भले ही यूनिट को हमने m1 से m2 कर दिया। सिमिलरली लेंथ का पावर b है, तो राइट साइड में भी लेंथ का पावर उतना ही रहेगा। पावर मीन्स डायमेंशन, जो इधर टाइम का डायमेंशन है, पावर है, वही इस तरफ भी रहेगा, यानी कि इधर भी c रहेगा। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है? हमें पता क्या है और पता क्या करना है। तो लेफ्ट साइड में यानी n1 और u1 हमें पता है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग n1 इज 9.8 मास। मास देखो एग्जांपल में g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें मास का यूनिट नहीं है, तो यहाँ पर m1 की पावर हो जाएगी 0, और l1 इस गिवन क्वांटिटी में L1 यानी डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं L1 टू द पावर b, T1 टू द पावर c। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। N2 इज अननोन। N2 क्या चीज था? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा हुआ है। N2 हमें मालूम नहीं था, तो N2 को एज इट इज रहने देंगे, और M2 मास क्योंकि होता नहीं है एक्सेलरेशन में, तो इधर भी m2 की पावर 0 हो जाएगी। डायमेंशन दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड n2। तो फ्रॉम हियर वी गेट n2 इक्वल टू 9.8। m1 की पावर 0 हो गई तो लिखने की जरूरत नहीं है, और क्या था l1, और इधर से डिवाइड जब हमने कर दिया तो हो जाएगा l1 बाई l2। पावर ऑफ l यानी लेंथ इज b, और ऐसे ही टाइम के लिए t1 बाई t2 एंड इट हैज पावर c। ठीक है, अब फाइनल स्टेप आ गया है। अब हम l1 और l2 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे।
L1 मीन्स पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या था। तो इस गिवन क्वांटिटी की वैल्यू देखकर समझ जाएंगे कि पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का यूनिट था मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या लेना था, यहाँ पर देखो किलोमीटर लेना था, तो यहाँ पर लिख दिया 1 किलोमीटर। एंड पावर इज बी, बी कितना था, तो ये भी हमें एग्जांपल देखकर पता चल जाएगा कि लेंथ का पावर कितना था। गिवन एग्जांपल में लेंथ का पावर कितना था, यहाँ पर देखें लेंथ का पावर था 1, ये यहाँ लिखा हुआ है 1, तो लेंथ का पावर यानी कि बी हो गया 1। टाइम का पावर क्या था और टाइम की वैल्यू क्या थी। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम का यूनिट था 1 सेकेंड, और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में भी यहाँ पर देखो टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 सेकेंड। और पावर क्या हो जाएगी, सी, सी की जगह क्या हो जाएगा, ये भी गिवन वैल्यू को देखकर पता चलता है। तो टाइम की पावर यहाँ पर थी इस एग्जांपल में -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड से सेकंड डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9.8 1 मीटर, और यहाँ पे था 1 किलोमीटर, तो हमने लिख दिया 1000 मीटर, और पावर हो गया 1। और इधर तो 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, तो हो गया 1, पावर हो गई -2। तो यहाँ पे 1 मीटर डिवाइड हो गया, अल्टीमेटली आ गया 9.8 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और यू कैन राइट 9.8 10 raised to power -3. So this is the numerical value in the new system of units, 9.8 into 10 raised to power -3। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे N2 की वैल्यू पता चल गई 9.8 10 raised to power -3, और ये जो यूनिट गिवन था किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नए सिस्टम में हमने पता लगा लिया कि इस गिवन क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। ये एग्जांपल बहुत इजी वैल्यू पर डिपेंडेंट था, इसलिए तुम्हें लगेगा कि इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी जब हम आसानी से निकाल सकते थे। तो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल जब हम करेंगे तो उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज हम इसी क्वांटिटी को लेते हैं बट यूनिट्स कुछ अलग ले लेंगे, तो ये बात क्लियर हो जाएगी तुम्हें। तो सपोज अब हमने क्वांटिटी तो सेम लिया, बट अब हम नया सिस्टम ऑफ यूनिट अलग ले लेंगे। तो फिर से हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, now you have to find value of g in a new system of unit. suppose एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा है जिसके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सुना, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें हमें लेंथ का यूनिट लेना है। लेंथ का यूनिट हमसे कहा गया कि तुम लो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम का यूनिट हमसे कहा गया कि तुम ले लो 30 सेकेंड। क्लियर है। जनरली लेंथ का यूनिट क्या होता है, जनरली लेंथ का यूनिट होता है 1 सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट जनरली क्या होता है 1 सेकेंड। बट इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि तुम लेंथ का यूनिट 1 सेंटीमीटर नहीं लो, तुम लेंथ का यूनिट लो 10 सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट लो 30 सेकेंड। तब नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। देन हाउ टू सॉल्व, फिर से वही वाली बात है, n1 u1 is equal to n2 u2। यहाँ से अगर हम n2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, n1 मल्टीप्लाइड विद m1 by m2 पावर 0। बिकॉज इस क्वेश्चन में देखें जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू थी g की वैल्यू, उसमें अगर देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें मास नहीं था। इस गिवन क्वांटिटी में मास नहीं है, इसलिए मास की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, L1 by L2। पावर कितना है, गिवन क्वांटिटी को देखकर पता चल जाएगा, पावर है 1। और टाइम T1 by T2, पावर कितना है, पावर है -2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। N1 कितना था, क्वेश्चन में गिवन है 9.8। मास तो पावर 0 हो गया, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है।
फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ के लिए क्या यूनिट हुआ है, क्या यूनिट यूज हुआ है, 1 मीटर, और जो दूसरा सिस्टम है उसमें क्या यूनिट है, 10 सेंटीमीटर। और टाइम के लिए फर्स्ट सिस्टम में टाइम का यूनिट है 1 सेकेंड, और नए सिस्टम में टाइम का यूनिट है 30 सेकेंड, एंड पावर इज -2। तो आगे सॉल्व करते हैं वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। So value of G in new system of units, that is numerical value of G N2 equal to क्या आ गया 9.8, और यहाँ पे था 1 मीटर, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिख दें तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और इधर कितना था 10 सेंटीमीटर, पावर कितना था 1, और टाइम का यूनिट इधर था 1 सेकेंड और इधर था 30 सेकेंड, पावर इज -2। आगे सॉल्व करते हैं। 9.8 इधर देखें 100 सेंटीमीटर और इधर 10 सेंटीमीटर, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 10, 1 सेंटीमीटर डिवाइड हो गया, 100/10 हो गया 10, इधर 1 सेकेंड एंड सेकेंड डिवाइड हो गया, तो क्या बच गया 1/30 टू द पावर -2। ठीक है, अब ये देखो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, इसमें कोई यूनिट नहीं है, ये जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा नए सिस्टम ऑफ यूनिट में g की वैल्यू क्या होगी, 1/30 टू द पावर -2, तो जब -2 लिखा है 1/30 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 टू द पावर +2। ठीक है, 1/30 को हमने क्या कर दिया, 1/30 को कर दिया 30, तो पावर -2 था तो हो जाएगा +2। उसको और आगे सॉल्व कर देते हैं, आगे जस्ट कैलकुलेशन है, 9.8 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 9.8 इंटू 9 एंड 10 रेज़ टू पावर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 9.8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 90 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हमने लिख दिया है, बाकी तो अपना कैलकुलेट कर लेना, 9 into 10 raised to power 4. So this is the numerical value in new system of units. ठीक है, देखो अभी जो पहले क्वेश्चन किया था उससे डिफरेंट आया, उसमें क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट जो यूज किया गया था उसमें लेंथ का यूनिट लिया गया था किलोमीटर और टाइम का यूनिट लिया गया था 1 सेकेंड। तो यहाँ भी तुम्हें देखने में लगेगा कि लेंथ का यूनिट तो जाना पहचाना है सेंटीमीटर है, और टाइम का यूनिट भी जाना पहचाना है सेकेंड है, बट ऐसा नहीं है, ये एक अलग ही सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर तो है, बट ये ध्यान दो कि 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये 100 सेंटीमीटर नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, टाइम का यूनिट भी सेकंड होता है, बट वो जब कोई बोलते हैं टाइम का यूनिट सेकंड तो उसका मतलब होता है 1 सेकंड, लेकिन यहाँ पर जो टाइम का यूनिट है वो 1 सेकंड नहीं है, वो 30 सेकंड है। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2.3। यस, क्वेश्चन नंबर 2.3। इस क्वेश्चन में देखो, a calorie is a unit of heat and it equals about 4.2 joule, where 1 joule is 1 kilogram meter square per second square। ठीक है, suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kilogram, unit of length equals beta meter, unit of time is gamma second, so that the calorie has a magnitude of 4.2, alpha raised to power -1, beta raised to power -2 and gamma raised to power 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जो हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हीट का यूनिट है 1 कैलोरी। ठीक है, एंड 1 कैलोरी इज गिवन एज 4.2 जूल। 4.2 जूल, जूल इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, और जूल को अगर हम लिखें किलोग्राम मीटर और पर सेकंड स्क्वायर में, तो क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है
कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जूल। तो अगर हम यहाँ पर भी जूल की वैल्यू लिख दें तो आ जाता है 4.2। जूल की जगह में क्या लिखेंगे, जैसे अभी बोला था जूल लिखा हुआ है तो तुम उसको 1 जूल कंसिडर कर लो, तो क्या आ जाएगा 4.2, और 1 जूल की जगह लिख दिया हमने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द गिवन वैल्यू। ये इतना गिवन है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। हमें बताना है कि ऐसा एक सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करो। क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करिए आप कि जिसमें लेंथ का यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर, ठीक है। ऐसा एक यूनिट चूज करो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट ऑफ लेंथ इन द न्यू सिस्टम इज बीटा मीटर, ठीक है, इतना। और यूनिट ऑफ मास इज अल्फा। According to question, unit of mass is alpha kilogram, and unit of time, according to question, you have to choose gamma second, ठीक है। तो ऐसा एक सिस्टम ऑफ यूनिट लेना है जिसमें लेंथ का यूनिट है बीटा मीटर, मास का यूनिट है अल्फा किलोग्राम, एंड टाइम का यूनिट है गामा सेकंड, ठीक। तो इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होगी। तो गिवन क्वेश्चन में है कि 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैलोरी, ठीक। देन हाउ टू सॉल्व दिस। तो देखो इसको कैसे करना है। तो गिवन है हमारे पास N1U1, दिस इज N1, 4.2 is N1 and किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज U1, ठीक है। एंड व्हाट इज U2, U2 में हमें ये यूज करना है। तो U2 क्या क्या हो जाएगा, कैसे पता लगेगा U2 क्या होगा। तो पावर्स तो सेम रहेगी, पावर्स मींस डायमेंशंस। तो यहाँ पर देखें गिवन क्वांटिटी में मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 2 है, टाइम का पावर -2 है। तो उसी तरह से U2 की वैल्यू क्या होगी, U2 होगा, देखो मास का यूनिट क्या लेना है, अल्फा किलोग्राम। तो अल्फा किलोग्राम टू द पावर 1, डायमेंशन विल रिमेन सेम, जो पहले था वही अब भी रहेगा। और लेंथ के लिए क्या लेना है, बीटा मीटर, पावर कितना है 2। और टाइम के लिए क्या लेना है, गामा सेकंड, पावर कितना लेना है -2, ठीक है। ये नया सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो अब फिर से हम वही काम करेंगे जैसे पहले सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है अभी भी। तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंस N1 is not N1, we have to write N1U1. Since N1U1 is equal to N2U2, N1U1 is equal to N2U2, तो N2 is equal to N1U1 by U2। तो N2 is equal to N1 की वैल्यू कितनी थी 4.2, और U1 में क्या क्या चीजें थी, U1 में था 1 किलोग्राम 1 मीटर का होल स्क्वायर, और क्या था 1 सेकेंड पावर -2, ठीक है। चाहे तो अलग अलग सबको लिखें या एक साथ लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और नए सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर टू द पावर 2, एंड गामा सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे हमने पहले लिखा था 4.2, ऐसे भी लिख सकते थे m1 by m2 पावर 1, L1 by L2 पावर 2, T1 by T2 पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे भी लिख लो। तो 4.2 M1 यानी फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट क्या था 1 किलोग्राम, सेकेंड वाले में क्या था अल्फा किलोग्राम पावर 1, और लेंथ का यूनिट पहले सिस्टम में था 1 मीटर, और सेकेंड वाले में बीटा मीटर पावर 2, और इधर क्या था 1 सेकेंड, और सेकेंड वाले में टाइम का यूनिट क्या था गामा सेकेंड पावर -2, ठीक है। तो देखें इधर 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम डिवाइड हो गया, ये 1 किलोग्राम, इधर किलोग्राम, ये 1 मीटर, ये मीटर, ये 1 सेकेंड, ये सेकेंड। तो हमारे पास क्या बच गया 4.2। इधर देखो 1 बाय अल्फा बचा, और इधर क्या बचा 1 बाय बीटा होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा 1 बाय गामा पावर -2। ठीक है, अब इसको पावर्स को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा ढंग से लिख देने से अच्छा दिखाई देगा। लीनियर फॉर्म में लिख देते हैं, तो n2 इक्वल टू आ गया 4.2 अल्फा टू द पावर -1 बीटा रेज टू पावर -2 एंड गामा 1 बाय गामा था, इधर नेगेटिव पावर था तो प्लस पावर हो जाएगा, इतना हो जाएगा गामा स्क्वायर। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास आ गया। कितना आ गया यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अल्फा टू द पावर -1 बीटा रेज टू पावर -2 एंड गामा स्क्वायर। और इसके बाद में यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू यूनिट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू यूनिट। समझ आया, क्योंकि एक अननोन यूनिट है जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना है। अल्फा बीटा गामा, देखो इसमें भी मीटर किलोग्राम सेकंड था, बट वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे न्यू यूनिट, बस ऐसे लिखकर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अल्फा के अंदर मीटर, सॉरी बीटा के अंदर मीटर, अल्फा के अंदर किलोग्राम और टाइम के अंदर गामा सेकंड था, बट हमें यहाँ आंसर में नहीं लिखना है, हमें आंसर में लिखना है न्यू यूनिट। तो ये एग्जांपल्स हो गए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, और एक दो एग्जांपल करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड, और ये जानेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस माने कि कब कब डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। दोज आर कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो सम more examples and limitations of dimensional analysis will be discussed in the next class. So for today's class, this much only.